हेलो फ्यूचर सीएस, आई एम सीए मिच्चरडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, जहां हम डीटी डोज बैच कर रहे हैं। तो पहला हमने इसमें एक वीडियो किया था, पहला एक लेक्चर किया था जिसमें हमने रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो पढ़ा था। एकदम कंसेप्चुअल क्रेज 30-35 मिनट्स का वीडियो था। वैसे ही आज हम सेकेंड टॉपिक जो है हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये भी वीडियो लगभग 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स अराउंड ही होगा, उससे लंबा नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा, और शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता रहेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए, सारे आप फ्यूचर सीएस को हेल्प करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आ जाओ, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो है सेक्शन 22 से 27 पढ़ेंगे, और एंड में एक मास्टर इलस्ट्रेशन भी करेंगे जिसमें हम सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 22 पहला सेक्शन। तो पहला सेक्शन हर बार जो है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। ये बताता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का ये है वो किस पे लगेगा। तो एनुअल वैल्यू ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग और लैंड, अपार्टमेंट, गार्डन, गैराज, पार्किंग, सब कुछ इसमें आ गया। ओन्ड बाय एसएससी इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी बिल्डिंग, लैंड, इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, गार्डन, गैराज, पार्किंग, मॉल, कुछ भी है, मॉल तो नहीं आएगा, वो बिजनेस में आएगा, तो बाकी जितना आप होल्ड करते हैं वो सब हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एक्सक्लूजन्स है, जो चीजें इसमें नहीं आती है। पोर्शन जो है एसईसी यूज करता है खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए। आपका कोई शॉप है, आप सीए हो, आपका कोई शॉप है, आपने वहां सीए फर्म खोल रखी है, आपका बिजनेस और प्रोफेशन का है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड, इफ एसएससी इज इन अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज, आप जो हो ब्रोकर हो, आप क्या है, आप रेंट पे देने का काम करते हो, आपने आपके पास 100 दुकान है, आप रेंट पे देने का आपका बिजनेस है, आप बिजनेस रेंट पे देते हो और रेंट जो है कमाते हो। ठीक है, तो वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देते हैं। सीए अमित जो है, उनकी एक बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो खुद का ऑफिस है, उनकी सीए फॉर्म है, और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने रेंट से दे रखा है। तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो नॉट टैक्सेबल अंडर दिस सेट, क्योंकि खुद बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे वो टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। वो जो उसका टैक्स है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 22। अब आते हैं हम सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू क्या है, तो एनुअल वैल्यू वो है जिस, यानी समझ लो इस पे टैक्स लगेगा, जो अमाउंट आएगा उस पे टैक्स लगेगा, वो है एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो अब एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है। जो स्टेप 1 जो है उसमें हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, तो हाइयर है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है, तो जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, ये सब एक म्यूनिसिपल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि ये लोकेलिटी में ये फ्लैट है या शॉप है, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल रेंट कितना आना चाहिए। उसके बाद में एक आता है फेयर रेंट, कि फेयर मार्केट के हिसाब से आपको कितना रेंट आना चाहिए। एक होता है स्टैंडर्ड रेंट। क्या, कौन सी चीज क्या होती है, ये ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों चीजें दे के रहेगा, वो म्यूनिसिपल वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड रेंट देगा, फेयर रेंट देगा। आपको इन तीनों के हिसाब से जो है एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे है, तो वो हाइयर है म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का, बट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू देखेंगे, और इसके साथ में हम देखेंगे जो है फेयर रेंट, इसके साथ में हम फेयर रेंट देखेंगे। इन दोनों का जो है वो हाइयर लेंगे। ठीक है, फिर इस हाइयर को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, इन दोनों का जो लोअर आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। ठीक है, ये आप ऐसा याद रख सकते हैं। पहला म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का एक हाइयर अमाउंट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10K, दिस इज 12K, तो इसका हाइयर हम लेंगे 12K। फिर 12K और स्टैंडर्ड रेंट, समझो स्टैंडर्ड रेंट इज 15K, हम लोग इन दोनों में का लोअर लेंगे 12K, तो 12K आपकी जो है एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो अब नेक्स्ट, पहले आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब स्टेप 2 में हम करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअल रेंट के साथ कंपेयर। तो एग्जांपल में देखते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट 12K आ गया अब अपना। अब इसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे।
तो मान लो आपका एक्चुअल जो है वो है 17 के, ठीक है। तो इन दोनों में का जो क्या आएगा, हाइयर आएगा, उसको हम जीएवी बोलेंगे। तो इन दोनों का हाइयर क्या है, 17 के, 17 के हाइयर, ये हो गया जीएवी। जीएवी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो जीएवी आ गया 17 के। तो ये आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में हाँ, तो अब इसमें जो है प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। या तो आपने लेट आउट कर दिया है, उसको रेंट पे दे दिया है, लेट आउट यानी रेंट हो गया, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद उसमें रहते हो। या फिर डीम्ड लेट आउट है। डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट क्या होता है हम समझेंगे। ये दो तो खुद ही कॉमन सेंस में समझ जाते हैं, लेट आउट रेंट पे दिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड आप खुद यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, लेट आउट ऑल ईयर, पूरे साल रेंट पे दिया गया है, तो जीएवी जो है वो हाइयर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट आएगा, ठीक है, जैसा हमने इधर पढ़ा था। दूसरा है इफ प्रॉपर्टी इज वैकेंट पार्ट ईयर, यानी समझ लो 6 मंथ्स जो है रेंट पे दिया था और 6 मंथ्स खाली था, ठीक है। तो जीएवी इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट इफ लोअर ड्यू टू वैकेंसी। सेम आप इस पे भी ऐसा ही बोल रहा है, आप यही सेम कंडीशन यहां लगा सकते हैं, यही सेम कंडीशन आप यहां लगा दीजिएगा, ठीक है। ये जो बोलता है ये इफ लोअर ड्यू टू वैकेंसी, ये उसका मूल्य का मतलब वही है कि एक्सपेक्टेड रेंट से अगर लोअर है तो बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम एक्चुअल रेंट लेंगे, ठीक है। सेम अगला आएगा इफ सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू नील आएगी इसकी, खुद रहते हो, पर मैक्सिमम 2 हाउसेस या एक प्रीवियस ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपके पास 3 एसओ है, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसमें से 2 को एसओ बोल लेंगे और एक को डीम्ड लेट आउट मान लेंगे, ठीक है। तो ये होता है डीम्ड लेट आउट, ठीक है। इफ ग्रेटर देन 2, एक्सेस ट्रीटेड एज डीम लेट आउट, उसकी एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल्स टू ये, क्योंकि उसका एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, तो जो उसका एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही जीएबी के इक्वल हो जाएगा। इफ पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट, ट्रीट सेपरेटली, अगर 8 महीने आपने एलओ कर रखा है और 4 महीने एसओ कर रखा है, तो इसको 2 अलग अलग इसमें ट्रीट करेंगे, ठीक है, मर्ज नहीं करेंगे। 8 महीने का एलओ हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी वन है जो 8 महीने के लिए लेट आउट की है, 4 महीने के लिए एसओ है, ठीक है। इफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर्स, अब बिल्डर्स जो होते हैं, गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, समझो गुड़गांव में तो बिक जाते हैं, अगर नहीं बिकते हैं तो 2 साल तक जीएवी उसका निल माना जाता है फॉर बिल्डर्स। 2 साल के बाद उसकी जीएवी इक्वल्स टू ईआर मान लेंगे हम, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, लेट आउट फुल ईयर के लिए है, तो उसका म्यूनिसिपल वैल्यू ये है, फेयर रेंट ये है, स्टैंडर्ड रेंट ये है और एक्चुअल रेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर देंगे। तो इसका हायर कितना आता है, 90 के। फिर उसके बाद में इसको स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करेंगे। इन दोनों का जो है हम लोअर लेंगे, लोअर कितना आएगा, 75 के, ठीक है। फिर इन दो इसको हम कंपेयर करेंगे, 75 के जो है हमारा ये आ गया ईआर, और इसको हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों का जो है हम हाइयर लेंगे जो आएगा 75 के। तो इसका जीएवी जो आएगा वो आएगा 75,000, ठीक है। अब से इलस्ट्रेशन 2 है वैकेंसी पे, इसका एक्सपेक्टेड रेंट ही दिया है आपको, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये सब जो है नहीं दिया है, सीधा एक्सपेक्टेड रेंट दिया है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 2,10,000। उसका एक्चुअल रेंट आफ्टर वैकेंसी कितना है, 1,80,000। अब जो है आफ्टर वैकेंसी ये है, तो अब इसका जीएवी जो है वो इतना आ जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी आया था। अब वैकेंसी आया था इसलिए हम इसकी जो है जो है एक्चुअल रेंट ही इसका अज्यूम करेंगे। अगर इसका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आता है तो भी हम एक्चुअल रेंट लेंगे, ठीक है। डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, अब जो है अभी ये देख लो, आपके पास सबसे पहले आएगा ग्रॉस एनुअल
वैल्यू, ठीक है। इसमें से आप जो है माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स, शॉप टैक्स, ये सब आप जो देते हो ये माइनस करेंगे। अब इसमें से माइनस करके आएंगे अपने पास नेट एनुअल वैल्यू एनएवी, ये हो गया जीएवी, ये हो गया एनएवी, ठीक है। अब नेट एनुअल, इसमें से हम दो डिडक्शंस माइनस करते हैं। एक तो हो गया सेक्शन 24A जो देता है 30% ऑफ एनएवी, स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 24B, 24B किस चीज की बात करता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज का? आपने घर बनाने को, प्रॉपर्टी बनाने को जो है लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसका हम, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन मिलेगा। इसमें से जो ये आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो एनएवी में से टू डिडक्शन आर अलाउड। फर्स्ट डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ एनएवी फ्लैट, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, सबको मिलेगा। 1 लाख का आपका एनएवी आ रहा है तो 30%, 30,000 इज योर फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। इफ नॉट अलाउड, इफ एनएवी इज नील, नील का 30% भी नील ही आएगा, कॉमन सेंस। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B, ये किस चीज की बात करता है? फॉर लोन टेकन टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, रिन्यू और रिकंस्ट्रक्ट। आप कुछ भी करने के लिए लोन लेते हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम दो अलग अलग देखेंगे। पहले तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए जो है मैक्सिमम 2 lakhs का डिडक्शन मिलेगा इफ, पहला कंडीशन है लोन टेकन आफ्टर 1499, ऑब्वियसली मैक्सिमम 99.99% जो है लोन उसके बाद के ही है, 26 साल पुरानी बात है, ठीक है। और कंप्लीटेड विद इन 5 years, आपने लोन लेने के जो भी आपको कंस्ट्रक्ट करना था, एक्वायर करना था, रिपेयर करना था, रिन्यू करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, ये सब 5 years में हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये वो हो गया, ये दो कंडीशन है। एंड इसके अलावा एक और जो कंडीशन है वो जो है आपने लोन नॉट टेकन फॉर रिपेयर और से रिन्यू, जो आपने जो है वो आपने जो लोन लिया है वो एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया था, रिपेयर, रिन्यू, रिकंस्ट्रक्ट के लिए नहीं लिया था, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। अगर ये तीनों, ये 1, 2 एंड 3 तीनों ये तीनों कंडीशंस जो आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको 2 लाख मिलेगा, एल्स मैक्सिमम 30,000, ठीक है। ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, एसओ के लिए। अब एलओ और डीएलओ जो है, लेट आउट, डिम लेट आउट, इनके लिए फुल इंटरेस्ट है, इनमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपने जितना आपने इंटरेस्ट भरा है, 10 लाख भर लिया, पूरे 10 लाख का डिडक्शन ले लो, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो होता है, आपने लोन लिया था, कंस्ट्रक्ट होने में 4 साल लग गए, तो 4 साल तक आप इंटरेस्ट तो भरोगे ना, तो जो इंटरेस्ट आपने भरा है, समझ लो आपने 4 साल में 4 लाख रुपीज इंटरेस्ट भरा है, तो इसको आप क्या करोगे? आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपका 24-25 प्रीवियस ईयर में जो है घर कंप्लीट हो गया, तो 24-25 से आप 5 सालों के लिए जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है, समझ लो 4 लाख है, जैसे हमने ज्यूम किया था 4 लाख का 5 साल तक, यानी 80,000 पर ईयर आप डिडक्शन लोगे, स्प्रेड इक्वली ओवर 5 years, स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी समझ लो ये 24 PY 24-25 में हो रहा है, तो 24-25 से लेके 5 years तक, इंक्लूडिंग 24-25, याद रखना, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं इस पे। लोन जो है 30 लाख का लिया था, 10%, 3 लाख का इंटरेस्ट है। इफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डिडक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, सब्जेक्ट टू वो 3 कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अबाउ, ठीक है। और उसके बाद में इल्फ लेट आउट है तो फुल 3 lakhs का जो है डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, लेट आउट है, डीएलओ है, दोनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन 25, ठीक है, इनएडमिसिबल डिडक्शन। इनएडमिसिबल डिडक्शन जो बोलता है, जो आप सेक्शन 24B वाला जो इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट आप पेबल आउटसाइड इंडिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ
अगर समझ लो आपने इंटरेस्ट जो है वो पे किया है डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप से लोन लिया है, डोनाल्ड ट्रंप बैंक है, डोनाल्ड ट्रंप बैंक एक ऐसी बैंक खोल देता है डोनाल्ड ट्रंप, और उसको आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, जिसका इंडिया में आपने ना ही टीडीएस काटा है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट वाला टीडीएस भी नहीं काटा है। नो पर्सन इन इंडिया कैन बी ट्रीटेड एज एजेंट, उसका कोई एजेंट भी नहीं है इंडिया में, एंड है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, आप बस एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में सेक्शन 25 ये बात करता है अरियर ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट, जो बाद में सब्सिक्वेंटली रियलाइज होता है। अब अरियर ऑफ रेंट ऐसा हम बोल सकते हैं कि मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है और जो ये बंदा है वो रेंट नहीं दे रहा है, वो जो है नखरे कर रहा है, रेंट नहीं दे रहा है और बैठा है आपकी प्रॉपर्टी, आप उस पर केस कर रहे हो, वो बाद में रेंट रियलाइज हो रहा है, ऐसे टाइप में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट रियलाइजेशन, इसका अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेशन नहीं होएगा। वेरी वन ऑफ द फ्यू पॉइंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट जहां अक्रूअल पे नहीं होता है, रिसिप्ट रियलाइजेशन पे होता है। तो देखो इसका टैक्स जो है रिसिप्ट और रियलाइजेशन पे होएगा, और डिडक्शन उसको 30% ऑफ सच अमाउंट डिडक्शन भी मिलेगा उस साल में। और ये टैक्सेबल तभी भी होएगा इफ एसएससी इज नॉट ओनर ऑफ द इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। समझ लो कोई एक बंदा है अक्षय कुमार के पास एक प्रॉपर्टी है, उसका रेंट जो है उसे 3 महीने का रियलाइज नहीं हुआ है, और उसने सब्सिक्वेंट ईयर में वो प्रॉपर्टी बेच दी, और उसके बाद उसके 2 साल बाद उसे रेंट रियलाइज हो गया, आ गया वो रेंट। तो अगर पर जब रियलाइज हुआ तब अक्षय कुमार तो ओनर नहीं है, स्टिल उसके हाथ में वो अनरियलाइज रेंट हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होएगा। देखो एग्जांपल देखते हैं, अनरियलाइज रेंट जो है रिकवर हुआ है 10,000, अरियर्स जो है 69,000, ये सब उसे 79,000 मिला है, तो इसमें से 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, इतना टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। को ओनर्स यानी दो लोग ओन करते हैं, समझ लो ए और बी, ए और बी भाई भाई है, भाई भाई है दोनों, और दोनों जो है मिलके एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हाउस ओन करते हैं। तो दोनों का जो, और वो हाउस उन्होंने एलओ पे दे रखा है, तो जो इसका जो रेंट आएगा वो 50-50 इन दोनों में हम डिसाइड कर लेंगे। और या फिर अगर इन दोनों के बीच में पहले से कोई रेशियो है लाइक 75-25, तो उस हिसाब से हम वो रेंट को डिवाइड कर लेंगे। इफ शेयर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल नॉट टैक्सेस एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अगर सिर्फ डेफिनेट है और असर्टेनेबल है तो ये, अगर वो उनका जो शेयर है वो डिफाइनाइट भी नहीं है और असर्टेन भी नहीं कर सकते हो, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी में वो जाएगा और उसके अंदर टैक्स लगेगा। जो एओपी है, एओपी का टैक्सेशन जो है इंटर लेवल पे ज्यादा है नहीं, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो अगर उनका, समझ लो आप बस इतना पे याद रखो कि डेफिनाइट उनका ये है और असर्टेन कर सकते हैं, तो फिर को ओनर्स में और हाउस प्रॉपर्टी में उनके इंडिविजुअली टैक्स लगाया जाएगा। ईच को ओनर टैक्स इंडिविजुअली फॉर हिज ओन शेयर। ठीक है, इफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है ईच कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑफ डिडक्शन सेपरेटली सब्जेक्ट टू 20। और देखो अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दो भाई है, दोनों ने मिलकर एक लोन लिया है, लोन भी दोनों के नाम पे है, दोनों ने घर लिया, घर भी दोनों के नाम पे है। तो जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन करोगे तो वो भी, एक्सक्यूज मी, तो वो दोनों को 2-2 लाख का अलग से, या दोनों को 30-30 हजार का अलग से डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू वो कंडीशंस। ठीक है, इफ लेट आउट कंप्यूट एज वन प्रॉपर्टी देन डिवाइड इनकम एज पर शेयर। अगर लेट आउट है तो पहले हम सारे जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस, एनएवी, डिडक्शन, इंटरेस्ट सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे एज अ सिंगल प्रॉपर्टी, और उसके बाद में जो आएगा उसे हम दोनों भाइयों में या दोनों को ओनर्स में या एन नंबर ऑफ को ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देख टू सिस्टर्स को ओन हाउस 50-50, इंटरेस्ट जो है 4 लाख का है, तो ईच कैन क्लेम 2 लाख दोनों जो है अपना अपना 2 लाख, ये है अगर वो एसओ है तो। अगर एलओ है तो पहले उसको ये कर लेंगे, पहले पूरे 4 लाख का डिडक्शन हो जाएगा और फिर। ठीक है, इसके अलावा जो है डीम्ड ओनरशिप, कुछ कुछ ऐसे जगह है, सेक्शन 27 में हम बात कर रहे हैं कि डीम्ड ओनरशिप, तो इसमें कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप लीगल ओनर नहीं है, फिर भी आपको ट्रीट किया जाएगा कि आप ओनर्स हो। तो ऐसे कौन सा है, सलमान खान की शादी हो गई, उन्होंने अपने वाइफ को जो है
गिफ्ट कर दिया एक घर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो तो भी इसे हम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, हम अज्यूम करेंगे कि सलमान खान ही ओनर है, उनकी जो वो वाइफ है वो ओनर नहीं है, और उनका टैक्स जो है सलमान खान के हाथ में ही लगेगा, एक्सेप्ट फॉर डिवोर्स एग्रीमेंट। अब डिवोर्स ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो अगर उसमें हम डिवोर्स एग्रीमेंट में हम ये करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं एलिमोनी, जो डिवोर्स के टाइम सेटलमेंट होता है, उसमें अगर प्रॉपर्टी जाती है स्पाउस को, वाइफ को, स्पाउस को, तो वो उसमें ये नहीं माना जाएगा, तो वो उसे डीम्ड ओनरशिप नहीं मानी जाएगी, तो वो वाइफ के हाथ में या जो स्पाउस है जिसको वाइफ के हाथ में ये टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड को आपने घर दे दिया, माइनर तो भी आपके ही हाथ में लगेगा, एक्सेप्ट मैरिड डॉटर। अब माइनर मैरिड डॉटर पता नहीं आज के जमाने में कहाँ है, पर ठीक है, लॉ में लिखा है कि एक्सेप्ट मैरिड डॉटर, आप अगर माइनर को देते हो तो आपके ही हाथ में टैक्स लगेगा। होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल इस्टेट, इम्पार्शिएबल इस्टेट यानी आप ऐसा समझते हो, कोई एक राजा था, उसका एक पैलेस था, अब राजा की डेथ हो गई, तो हायरार्की के हिसाब से जो है एल्डेस्ट मेल सन को वो जाता था पूरा ये, तो एल्डेस्ट मेल सन जो है उसको हम बोलेंगे होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल एसेट। अब वो ऐसा है कि बटना तो सब में चाहिए, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके यानी सन्स डॉटर सब में, पर जो है इम्पार्शिएबल एसेट वैसे बांट के सिर्फ एल्डेस्ट सन को दिया जाता था, ठीक है, तो उसे हम वो एल्डेस्ट सन को बोलते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल एसेट, ठीक है। मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्लैट अलॉटेड, कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, उसमें फ्लैट अगर आपको अलॉट हो जाता है तो भी आप डीम्ड ओनर मान लोगे वो फ्लैट के, ठीक है। पर्सन इन पोजीशन ऑफ अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप पार्ट परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में आपको पोजीशन मिल गया है, आपको अभी तक ओनरशिप नहीं आई है, पोजीशन आ गया है, और ये पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपको पार्ट परफॉर्मेंस आ गया, पोजीशन आ गया है, पार्ट परफॉर्मेंस, ओनरशिप अब तक आनी बाकी, तो भी आप डीम्ड ओनर। पर्सन विथ राइट्स अंडर लॉन्ग लीज, 12 साल से लंबी अगर लीज की आपके पास राइट है, जैसे आपने देखा होगा कोई कोई ये जो कैसे बताऊं मैं, कोई कोई शॉप्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है, वो लीज करती है 50-50 साल के लिए, तो आप 50 साल है भाई, जिंदगी निकल जाएगी उतने टाइम में, तो आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो है अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं घर फॉर टैक्सेशन, मिस्टर एक्स इज डीम्ड ओनर, वाइफ कैन नॉट बी टैक्स्ड, क्यों? क्योंकि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया गया था। अब क्विक एक रिकैप लेते हैं, जो हमने बनाया था वह कि जीएवी सेक्शन 23 में कैलकुलेट होता है, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड नॉट अक्रूड, ठीक है, तो जो पेड है वो वाले म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होएगी। अगर आपको एक एग्जांपल हम एग्जाम में ऐसा देता है आपको कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो ड्यू है 20 के एंड पेड है 5 के, तो 5 के का डिडक्शन मिलेगा, 20 के का नहीं, ठीक है, 5 के का मिलेगा, जो बचे हुए जो 15 के है बैलेंस, वो ईयर ऑफ पेमेंट में मिलेगा, ईयर ऑफ पेमेंट में उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 24B में, जो आपकी आ गई वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। दैट्स इट फॉर कंसेप्ट। अभी हम एक मेगा इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। मेगा इलस्ट्रेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो केस फैक्ट्स हम देख लेते हैं। मिस्टर राजेश है, वो 4 हाउसेस ओन करते हैं एंड हैज टेकन लोन्स फॉर देम, लोन भी उन्होंने ले रखा है, उसकी डिटेल्स दी गई है। पहला लोकेशन है वो मुंबई में है, लेट आउट होल ईयर, पूरे साल के लिए लेट आउट किया है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, स्टेप 1। अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर इस दोनों में का हायर लेंगे, फेयर रेंट इसमें का हायर आएगा 1.30 लैक्स, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों का हम लोअर लेंगे 1.25 लैक्स, ठीक है। अब 1.25 लैक्स और एक्चुअल रेंट, ये हो गई अपना एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अब जो एक्चुअल रेंट है वो है 12 लाख पर मंथ, और कह रहे हैं 1 मंथ रेंट अनपेड, ठीक है, 1 महीने का रेंट अनपेड है, यानी आपको टोटल ये जो मिला है वो 1,32,000 का ही आपको रेंट मिला है, ठीक है।
तो अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों में का हायर लेंगे, तो हायर कितना आएगा 1,32,000। ठीक है, और इसमें से अब हम तो ये लेंगे, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, और ये तो यहाँ देखते हैं, तो लेट आउट होल ईयर, एक हायर ऑफ ये, एक्चुअल रेंट ये, अनरियलाइज, तो अपना जीएवी जो है 132 आया, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो अब जीएवी में से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे 10,000, एनएवी आ गया 1,25,000, उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे 30% ऑफ एनएवी 36,600 और इंटरेस्ट 50,000, तो इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हाउस इतना आ गया। ठीक है, सिंपल। सेकंड देते हैं दिल्ली, लेट आउट बट वैकेंट फॉर 3 मंथ्स, लेट आउट किया है पर 3 महीने के लिए जो है वैकेंट था। तो अब इसमें भी हम सेम करेंगे, इन दोनों में का हायर जो आएगा 2.40, इन दोनों में का ये आएगा 2.30, इन दोनों में का लोअर लेंगे, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 1,80,000 के साथ। अब वैकेंट है तो हम एक्चुअल रेंट ही लेंगे, तो एक्चुअल रेंट कितना है 1,80,000। ठीक है, इसमें 20,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस है और ये है 1,20,000। हम देखते हैं इसमें, सिंस लोअर रेंट ड्यू टू वैकेंसी, जीएवी इक्वल्स टू एनुअल रेंट 1,80,000, जीएवी जो है 1,80,000 हो गया, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस 20,000 माइनस करेंगे 1,60,000, उसमें से डिडक्शन जाएगा 30% ऑफ एनएवी, ये हो गया 24A में, ये हो गया 24B में, टोटल डिडक्शन उसमें 8,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, 160 में से 48 गए और 120 और गए ये। उसके बाद में बैंगलोर में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फैमिली खुद रहती है, 2 लाख, ये सब तो रेंट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनएवी नील आ गया, उसके बाद में एनएवी सेक्शन 24A नील आ गया। अब उसमें उन्होंने इंटरेस्ट जो है वो 2,10,000 लोन आफ्टर ये लिए हैं। हम अज्यूम करेंगे कि सारी कंडीशंस, बाकी सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई करती है, पहली वाली तो करती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,000 पेड। तो हम देखते हैं इसका, इसमें है, इसका एनुअल वैल्यू जो है नील आएगा। ठीक है, इसमें जो है म्यूनिसिपल टैक्सेस का भी जो है डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिडक्शन अलाउड, इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ऑब्वियसली 2 लाख पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। हम अज्यूम कर रहे हैं सारी कंडीशंस, अनटिल अनलेस गिवन सारी कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख का लॉस आ रहा है। ठीक है, अब जो ये लॉस है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का, ये सेक्शन 115 BAC में अलाउड नहीं है, ये हम अगर ऑप्ट आउट करते हैं तो अलाउड है, 115 BAC में अलाउड नहीं है, याद रखना, स्पेशल पॉइंट है, आ सकता है। ठीक है, अब सेक्शन हाउस 4 है, पुणे में है, किप्ट वैकेंट है, ही लिव्स इन अनदर सिटी फॉर जॉब ड्यू इन रेंटेड हाउस। अब जो है हम, उसके 4 है, पहले 2 तो लेट आउट दिए गए हैं, तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये जो है वैकेंट है, वैकेंट है, हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं क्योंकि लॉ बोलता है आप 2 हाउसेस तक सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, तो हम इसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। तो इसका जो है लोन फॉर रिपेयर है, अब रिपेयर के लोन को हम 2 लाख की लिमिट नहीं आती है, उसके लिए 30,000 का ही लिमिट आता है, तो ये 30K का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, अनऑक्यूपाइड है ड्यू टू जॉब ट्रांसपोर्ट, एलिजिबल है सेल्फ कंडीशन, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्योंकि 2 तक हम रख सकते हैं, एनुअल वैल्यू निल है, तो इसका मैक्सिमम जो डिडक्शन आएगा इंटरेस्ट का सेक्शन 24B में, वो जो है रिपेयर लोन है, तो मैक्सिमम 30,000 का लॉस हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब और देखो नीचे और अदर इन्फो भी दी है कि ऑल्सो अरियर ऑफ रेंट 60,000 मिला है, डिस्प्यूटेड रेंट था पहले सालों का, तो 60,000 उसे रिसीव मिले हैं, इसके अगेंस्ट में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद में ये हो गया 1 और 2, इसमें बोलते हैं ही को ओन्स अनदर प्रॉपर्टी विथ हिज ब्रदर 50-50 में, वो एक और प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जिसका एनुअल इनकम है 1 लाख रुपए, राजेश का शेयर जो है 50,000 है। ठीक है, आफ्टर डिडक्शंस लिखा गया है, यानी हम सीधा जो है 1 लाख को हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अरियर ऑफ रेंट 60,000, उसमें से लेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 24A वाला, ये टैक्सेबल हो जाएगा 42,000। अब उसकी जो कोन्ड प्रॉपर्टी है सेक्शन 26 में, तो राजेश का शेयर 50,000 है। हम सारे हाउसेस को जो है कंबाइन करते हैं, पहला जो है लेट आउट पे था उसका 35,400, सेकेंड -8,000 उसकी लॉस थी, थर्ड इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड -2 लाख, ये -30,000, अरियर ऑफ रेंट आ गया, ये आ गया, टोटल इतना उससे लॉस आ गया। ठीक है, 1,10,600 रुपीज, ये हो गया ऑप्ट आउट स्कीम में। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट 115 BAC
डिफॉल्ट में होते हो, ठीक है, तो उसमें ये तो 35,400 हो जाएगा। लेट आउट का लॉस भी आप ले सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस नहीं अलाउड है, दोनों नहीं अलाउड है। ये 42,000 हो जाएगा और ये 50,000 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा? 50, 42, 92, 84, 84 और समझ लो 16, ये है 19, 1,19,400 का आपका ये इनकम फ्रॉम IFHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें लॉस आ रहा है, इसमें इनकम आ रही है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस, दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम अप टू ₹2 लाख इफ ऑप्टेड आउट ऑफ 115 BAC। 115 BAC में तो ये आएगा, ये लाइन ही इररिलेवेंट है, ठीक है, छोड़ दो इसे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर डिफॉल्ट 115 BAC में होता है तो उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस ही अलाउड नहीं है। एंड ये दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर भी ऐड होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स नॉट द इशू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर, बाय।